गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट का टॉपिक ले रहे हैं, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अगर डिस्पैच किया जाता है तो ये कब डिस्पैच किया गया था, कहाँ से डिस्पैच किया गया था, कहाँ पे ये रिसीव हुआ, इस तरह की जो बातें होती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्रूफ का काम करती है कि किस टाइम पे किस प्लेस पे कोई चीज़ प्राप्त हुई थी और कहाँ से भेजी गई है। ये जो टाइमिंग का एफिक्सिंग है इसको डिजिटल टाइम स्टैंपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इससे टाइम फिक्स हो जाता है कि कब कौन सा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा गया था, कब कितने बजे वो रिसीव हुआ था। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो होती है वो सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए या ई कॉमर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे सब वर्चुअली ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं या उनके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट संपादित किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है जानना और फुल प्रूफ तरीके से साबित होना कि टाइम क्या था, प्लेस क्या था, इस तरह की चीज़ें। तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो आज हम ले रहे हैं, सेक्शन 13, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कि टाइम क्या था, प्लेस क्या था डिस्पैच का और रिसिप्ट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। इसका सबसेक्शन 1 है, सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी। कि अगर ओरिजिनेटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का और एड्रेसी अगर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से होगा कि एग्रीमेंट में वो क्या टर्म्स कंडीशन डालते हैं। अदरवाइज क्या होगा, द डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन इट एंटर्स अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर। और अन्यथा कंडीशन में ये माना जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर रिसोर्स से बाहर, जो मतलब ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर चला गया है और किसी कंप्यूटर रिसोर्स में अगर उसने एंट्री कर ली है, तो ऐसा माना जाएगा कि डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो चुका है। इसी का सेकंड सबसेक्शन है कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी अगर अदरवाइज एग्री नहीं करते हैं तो फिर क्या माना जाएगा, टाइम के बारे में है ये। द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। कि कब रिसिप्ट हुआ है, उसका टाइम क्या था, उसके बारे में इस तरीके से ये पता लगाया जाएगा। नेमली फर्स्ट ए में दे रखा है कि इफ़ द एड्रेसी हैज़ डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स। कि अगर एड्रेसी जो है उसने डेजिग्नेट कर रखा है कंप्यूटर रिसोर्स को कि उस कंप्यूटर रिसोर्स पे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, पहला है रिसिप्ट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। तो उस केस में ऐसा मान लिया जाएगा कि जो रिसिप्ट है वो तब उस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में एंट्री करता है। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो हो गया है रिसीव। दूसरा ये और कंडीशन है सेकंड में कि इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सेंड टू अ कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी दैट इज़ नॉट द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। और अगर उसने कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं किया है, डेजिग्नेट नहीं किया है, तो उस केस में रिसिप्ट तब मानी जाती है जब एड्रेसी रिट्रीव करता है, उस चीज़ को प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वो रिट्रीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो रिसीव हो चुका है। अब बी पार्ट में देखते हैं कि इफ़ द एड्रेसी हैज़ नॉट डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स। कि अगर एड्रेसी ने कोई कंप्यूटर रिसोर्स को डेजिग्नेट नहीं किया है और उसमें टाइमिंग नहीं है, स्पेसिफाइड टाइमिंग, और उस केस में अगर रिसिप्ट होती है तो ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर रिसोर्स जो एड्रेसी का है वहाँ पे अगर एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो रिसिप्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो ये अलग अलग टर्म्स कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से ये सेक्शन लिखा गया है कि अगर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है तो उसमें किस तरह से होगा, और अगर डेजिग्नेट नहीं किया है कंप्यूटर रिसोर्स तब क्या होगा। ये दोनों ही केस में अलग अलग सेक्शन में बता रखा है। इसमें थर्ड सबसेक्शन है इसका, सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। के एड्रेसी और ओरिजिनेटर ने अगर एग्रीमेंट किया है तो उस आधार पे होगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच उस प्लेस पे माना जाएगा जब जहाँ से ओरिजिनेटर का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ से वो डिस्पैच हुआ माना जाएगा, और जहाँ पे एड्रेसी का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे रिसीव हुआ माना जाएगा। तो ये प्लेस के बारे में कि अगर आपने अलग से एग्रीमेंट किया है तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट और डिस्पैच अलग हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है ओरिजिनेटर का वहाँ से उसको
डिस्पैच माना जाएगा, और उस प्लेस पे जहाँ पे वो एड्रेसी है का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे उसको रिसीव हुआ माना जाएगा। फोर्थ सबसेक्शन है, उसमें इधर रखा है कि जो सेकंड सबसेक्शन के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होंगे चाहे जो प्लेस जो कंप्यूटर रिसोर्स का लोकेशन जो है वो जो थर्ड सबसेक्शन में है वहाँ से डिफरेंट है, तो भी सेकंड सबसेक्शन के जो प्रोविज़न है वो माने जाएंगे। अब नेक्स्ट फिफ्थ सबसेक्शन है इसका कि इस सेक्शन के लिए अगर ओरिजिनेटर या एड्रेसी के एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है जहाँ पे मुख्य तौर पर वो वहाँ बिजनेस करता है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। सेकंड ऑप्शन बी इसमें ये रखा है कि अगर ओरिजिनेटर या एड्रेसी का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है कोई, तो उस केस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस के जहाँ पे वो यूजुअली रहता है उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। सी में दे रखा है कि यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए क्या होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे वो बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर है वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट के लिए माना जाएगा। तो इन सब प्रोविज़न की सहायता से टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसी आधार पे ये माना जाएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, उससे रिलेटेड नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है कम्युनिकेशन की वो कहाँ से हुई थी, जैसे ओरिजिनेटर ने कहाँ से भेजा था और एड्रेसी ने कहाँ पे उसको रिसीव किया था, कितनी बजे भेजा गया था, कोई डॉक्यूमेंट कितनी बजे रिसीव हुआ था, ये सब चीज़ें डिजिटल टाइम स्टैम्पिंग के साथ में आइडेंटिफाई हो जाएगी, और उससे आसानी रहेगी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है या उसकी कंप्लेंट्स नहीं होती है तो कोर्ट्स भी उनको एनफोर्स करा सकती है इन्हीं प्रोविज़न की सहायता से। तो आज हमने ये डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।